मेरी गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग का 5वां साल था। उसकी पुरानी किताब का मेल लीड सामने आ गया। मुझे पता था कि भविष्य में वह उसी मेल लीड के साथ होगी। मुझे इस खलनायक पुरुष सहायक किरदार को बेइज्जत करेगी। अपनी आने वाली दुखद मौत से बचने के लिए मैंने जानबूझकर उसे मेल लीड के साथ मिलाने का फैसला किया और अपने लिए एक नकली मौत का हादसा रच दिया। लेकिन जब उसे समुद्र में मेरी मौत की खबर मिली तो आमतौर पर ठंडी रहने वाली शेंजाओ घबरा गई। उसने 108 रेड लाइट पार कर दी, फिर भी मुझे आखिरी बार नहीं देख पाई। असल में उसका मेरा प्रति ठंडा व्यवहार सिर्फ उसकी अंदरूनी असुरक्षा को छिपाने के लिए था। मिस्टर जॉन, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। जैसा तय हुआ था, 17 दिनों में हम आपके लिए एक नकली मौत की सर्विस कस्टमाइज करेंगे। रिसेप्शन रूम में स्टाफ ने मुझे ताजा तैयार किया हुआ पेपर कॉन्ट्रैक्ट थमाया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और कैजुअली उसे पलट कर देखा। एक बार फिर पुष्टि की कि नकली लाश बिल्कुल मेरे जैसी होगी। स्टाफ ने आत्मविश्वास से आश्वासन दिया, चिंता मत कीजिए, बॉडी आपकी माप के अनुसार एक ब्योस्ट अवॉइन कस्टम मेड है, बिल्कुल कोई शक नहीं करेगा। उस गारंटी के साथ मैंने आखिरकार राहत महसूस की। बैग से अपना कार्ड निकाला और उदारता से लहराते हुए तुरंत भुगतान कर दिया। फिर मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। सबसे पहले जो मेरी नजर में आया वह एक लग्जरी एक्सटेंडेड लिंकन थी। बगल में खड़ा ड्राइवर मुझे बाहर आते देख तुरंत सम्मान से दरवाजा खोल दिया। यंग मास्टर, मैंने सिर हिलाया और सीधे लग्जरी कार में बैठ गया। पिछली सीट पर बैठते ही ड्राइवर ने मेरा दरवाजा बंद किया, फिर ड्राइवर सीट पर जाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कार पूरे रास्ते स्मूथली चलती रही और आखिरकार जांग फैमिली विला के बाहर आकर रुकी। यह वही जगह थी जिसे मैंने खास तौर पर शेंझाओ के साथ रहने के लिए खरीदा था। मैं अभी ज्यादा देर पहले ही लौटा था कि विला का दरवाजा फिर से खुला। एक महिला जिसका शरीर आकर्षक और चाल ढाल बेहद ग्रेसफुल थी, अंदर आई। उसके चेहरे के नक्श बेहद खूबसूरत थे, लेकिन उसका स्वभाव इतना ठंडा था कि लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। वह धीरे धीरे अपना कोट उतारते हुए सीधे सोफे की तरफ आई और मेरी ओर झुकने लगी, लेकिन मैंने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया दी और उसे दूर धक्का दे दिया। रुको, चेन श्याओ। चांदनी जैसी ठंडी आंखें मुझ पर टिकी थीं, जैसे वह समझ नहीं पा रही हो कि मैं क्या कर रहा हूं। हर दिन तुम्हारे साथ सोना, क्या यही तुम्हारी शर्त नहीं थी जब तुमने मुझे खरीदा था? अभी जरूरत नहीं है, मैं हाल में काफी थका हुआ हूं। मैंने सिर झुकाकर झूठ बोला। मेरे शब्द थोड़े अस्पष्ट थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। बस सपाट स्वर में कहा, तो मैं काम पर जा रही हूं। शेंझाओ वाकई इन दिनों बहुत व्यस्त थी। हाल ही में वह अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण दौर की तैयारी कर रही थी। मैंने उसे नहीं रोका, बस सिर हिलाया और जाने दिया। मैंने सोचा था कि वह पूरी रात व्यस्त रहेगी, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे एक फोन कॉल आया और वह जल्दी जल्दी स्टडी रूम से बाहर आई। मुझे अभी भी लिविंग रूम में देखकर उसके कदम अचानक रुक गए। चूंकि आज रात तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं बाहर जा रही हूं, मेरे पास कुछ जरूरी काम है। उसके चेहरे पर शायद ही कभी दिखने वाली जल्दी देखकर मुझे जवाब मिल गया। कौन सा जरूरी काम? कुछ और नहीं, बस लिंगलुआंस के लिए। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। इजाजत मिलते ही शेंझाओ बिना रुके जल्दी से निकल गई, मेरे पास से गुजरते हुए। जब वह दरवाजे तक पहुंची और जाने वाली थी, मैंने अचानक उसे पुकारा, शेंझाओ! मेरी आवाज सुनकर वह इंस्टिंक्टिवली रुक गई, भौहें सिकोड़कर वहीं खड़ी रही, मेरे बोलने का इंतजार करती हुई। लेकिन जब मेरी नजर उसकी थोड़ी अधीर आंखों से मिली, मेरी आवाज अचानक बंद हो गई। जाओ। आखिर में मैं बाकी बात नहीं कह पाया, बस उसे पहले जाने के लिए कहा। जब तक उसकी परछाई पूरी तरह अंधेरे में गायब नहीं हो गई, मैंने खुद से फिर कहा, असल में तुम्हें अब यह सब करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं जल्द ही चला जाऊंगा। मैं एक अमीर नौजवान था, पैसा, शक्ल और शरीर सब कुछ था। मैंने कई बेवकूफी भरे काम किए, लेकिन सबसे बेवकूफी भरा काम था पैसे देकर एक गर्लफ्रेंड खरीदना। यह जिन यूनिवर्सिटी में एक मशहूर मजाक बन गया था। अनगिनत लड़के उसके पीछे पागलों की तरह भागते थे। हर दिन उसके चाहने वालों की लाइन एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तक लग जाती थी, लेकिन उसका स्वभाव ठंडा और उदासीन था। वह सभी को बराबर ठुकरा देती थी। वह रोज सिर्फ अपनी पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब में व्यस्त रहती थी। मैं पहली नजर में ही शेंझाओ पर फिदा हो गया था। बस चाहता था कि इस ठंडी फूल को तोड़कर अपना बना लूं। इसलिए जब मुझे पता चला कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, वह बचपन से अपनी दादी के साथ बड़ी हुई है और उसकी दादी पिछले कुछ सालों से बिस्तर पर हैं। वह सिर्फ उनकी मेडिकल फीस के लिए काम कर रही थी। मैंने उसे ढूंढा और एक सौदा रखा। मैं उसकी दादी के इलाज का खर्च उठाऊंगा। वह मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी।
रोज समय पर घर आएगी और मेरे साथ उतनी बार संबंध बनाएगी जितनी बार मैं चाहूं, जब तक मैं उससे ऊब न जाऊं। उस समय उसकी दादी की हालत बहुत गंभीर थी। उसे तुरंत बड़ी रकम की जरूरत थी, इसलिए उसने मान लिया। 5 साल बीत चुके हैं। शेन झाओ और मैं दोनों यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं, काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं बदला। दादी शेन की बीमारी भी ठीक नहीं हुई। मैं उससे ऊबा नहीं और वह अब भी मेरे विला में रहती है। उसका मेरे प्रति रवैया भी नहीं बदला, अब भी उतना ही ठंडा। मैं हतोत्साहित नहीं हुआ, बस यही सोचता रहा कि समय के साथ एक दिन मैं उसके दिल को जरूर गर्म कर दूंगा। तब तक, जब तक हाल ही में मैं गलती से सीढ़ियों से गिरा और सिर टकरा गया। अचानक मुझे एहसास हुआ मैं असल में एक नॉवेल के अंदर जी रहा हूं। इस नॉवेल की नायिका थी शेन झाओ, नायक था लिन डुआन्स, उसका बचपन का दोस्त, और मैं सिर्फ एक खलनायक सपोर्टिंग किरदार था। नॉवेल के प्लॉट के अनुसार शेन झाओ का जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, वह 17 दिनों में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा। वह एक अमीर बिजनेस वुमन बन जाएगी और फिर और ऊंचाई पर पहुंचेगी, और सफलता के तुरंत बाद वह मुझे एक बड़ी रकम देगी और मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। लेकिन मैं मानने से इनकार कर दूंगा, उससे चिपका रहूंगा, उसे परेशान करता रहूंगा। फिर उसे और लिन डुआन्स को करीब आते देखकर मेरे अंदर जलन पैदा होगी। मैं बार बार लिन डुआन्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आखिरकार शेन झाओ मुझे पूरी तरह नफरत करने लगेगी और मैं एक दुखद तरीके से सड़कों पर मर जाऊंगा। मैं इस सब पर विश्वास नहीं करना चाहता था और यह भी नहीं मानना चाहता था कि मैं ऐसा बेवकूफी भरा काम करूंगा। लेकिन हाल ही में जो कुछ भी हो रहा था, लगभग हर चीज उसी नॉवेल के प्लॉट के अनुसार हो रही थी, और शेन झाओ का बार बार मुझे छोड़कर लिन डुआन्स के पास जाना मुझे मजबूर कर रहा था समझने के लिए कि नायक और नायिका का मिलना तय है। एक हफ्ते तक खुद को मानसिक रूप से परेशान करने के बाद मैंने आखिरकार फैसला कर लिया, मैं अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकता। मुझे इस प्लॉट से पूरी तरह बाहर निकलना होगा। अपने अंत को बदलने के लिए मैंने तय किया, मैं अब उससे प्यार नहीं कर सकता। मैं अपनी मौत का नाटक करूंगा और यहां से चला जाऊंगा। भविष्य में क्या होने वाला है यह सोचकर मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। उस रात शेन झाओ घर नहीं लौटी और मैंने भी उसे कॉल करके कुछ नहीं पूछा। अगले दिन मैं जल्दी उठ गया, तैयार होकर नीचे गया और अकेले नाश्ता किया। पूरा विला बेहद शांत था, सिर्फ मेरे खाने की आवाज गूंज रही थी। नाश्ता खत्म करने के बाद बटलर झिझकते हुए मेरे पास आया। आपके निर्देश के अनुसार सभी नौकरों को हटा दिया गया है। मैं भी आज पुराने घर लौट जाऊंगा। यंग मास्टर, क्या आपको सच में नौकरों की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं, मैंने सिर हिलाया, क्योंकि जल्द ही मैं यहां नहीं रहूंगा। बटलर की चिंतित नजरों को देखकर मैंने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस ऊपर जाकर एक चिट्ठी लाई और उसे दे दी। उसे कहा कि यह जरूर मेरे माता पिता को दे देना। मैं डर रहा था कि मेरी नकली मौत के बाद माँ और पापा बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, इसलिए उस चिट्ठी में मैंने साफ साफ सब लिख दिया कि मैं अपनी मौत का नाटक करने वाला हूं। चिट्ठी में यह भी लिखा था, 17 दिनों के बाद मैं विदेश जाकर गुमनाम जिंदगी जीऊंगा। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जब समय सही होगा मैं चुपके से वापस आकर उनसे मिलूंगा। मैंने यह भी सोचा था कि उन्हें अपने साथ ले जाऊं, लेकिन वे बूढ़े हो चुके हैं। उनकी पूरी जिंदगी यहीं बसी है और यह नॉवेल में जीने वाली बात इतनी अजीब है कि मैं इसे समझा भी नहीं सकता। वे मुझे पागल समझेंगे और अगर वे भी गायब हो गए तो शेन झाओ को शक हो जाएगा। इसलिए आखिर में मैंने फैसला किया कि वे यहीं रहेंगे और मैं अकेला चला जाऊंगा। यह सब खत्म करने के बाद मैंने शेन झाओ से जुड़े मामलों को संभालना शुरू किया। सभी नौकरों को हटाने के बाद मैं फल लेकर दादी शेन से मिलने गया। इन सालों में जब भी मुझे समय मिलता मैं उनसे मिलने आता था। हर बार उनके लिए ढेर सारी चीजें लाता, उनसे बातें करता, उन्हें स्मार्टफोन चलाना भी सिखाया ताकि वे घर बैठे दुनिया देख सकें। इसलिए शेन झाओ की ठंडेपन के मुकाबले दादी शेन मुझे बहुत पसंद करती थीं। तुम दोनों शादी कब करोगे? जब दादी शेन ने यह सवाल फिर पूछा, इस बार मेरे चेहरे पर शर्म नहीं थी, सिर्फ एक कड़वी मुस्कान थी। हम शादी कैसे कर सकते हैं? 17 दिनों बाद मैं चला जाऊंगा और अगर नहीं भी गया तो भी वही अंत होगा। शेन झाओ जिसे प्यार करती है वह लिन डुआन्स है, तो वह मुझसे शादी कैसे करेगी? मैंने कुछ नहीं कहा, उनकी बातों का विरोध भी नहीं किया, बस एक कार्ड निकाला। दादी, जब मौका मिले यह कार्ड शेन झाओ को दे दीजिए। यह कार्ड मैंने पहले ही उसके लिए तैयार किया था, उसके स्टार्टअप के लिए फंड के रूप में, लेकिन मुझे डर था कि इससे उसकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी, इसलिए मैं कभी दे नहीं पाया। अब जब मैं जा रहा हूं तो मैंने सोचा दादी के जरिए दे दूं, शायद वह मुझे थोड़ा याद रखे। दादी शेन ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गलत है। उन्होंने चिंता से पूछा, क्या तुम दोनों फिर से लड़ पड़े? मैंने सिर हिलाया, नहीं,
बस मैं जल्द ही बहुत दूर जाने वाला हूं। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पीछे से एक ठंडी आवाज आई। कहां जा रहे हो तुम? मैं मुड़ा और देखा शेनजाओ खड़ी थी और उसके साथ लिन डुआन्स। मैंने नजरें हटा लीं और कैजुअली एक बहाना बना दिया। बस थोड़ी देर में घूमने जा रहा हूं। शेनजाओ की नजर में मेरी दो सबसे पसंदीदा चीजें थीं। पहली उसके साथ सोना, दूसरी दुनिया भर में घूमना। इसलिए मेरा जवाब सुनकर उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। वह सहजता से लिन डुआन्स को लेकर दादी के पास बैठ गई और मुझे सबसे किनारे की जगह पर धकेल दिया। दादी, आपको पता है सिस्टर श्याओ कितनी कंजूस है। जैसे ही बैठा लिन डुआन्स शिकायत करने लगा। अभी आते वक्त मैंने बस एक आइसक्रीम मांगी थी, लेकिन इन्होंने खरीद कर भी नहीं दी। आपको इन्हें समझाना चाहिए। शेनझाओ ने थोड़ी बेबसी से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके शब्द भले ही उलाहना थे, उसकी चिंता साफ दिख रही थी। तुम फिर अपना पेट भूल गए? आइसक्रीम खाने की हिम्मत कैसे हुई? पिछली बार दर्द याद नहीं है? तुमने खुद कहा था कि अब ठंडी चीजें नहीं खाओगे। क्या मुझे हर वक्त तुम्हारी निगरानी करनी पड़ेगी? लिन डुआन्स मुस्कुराया। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार भरा हुआ था। 4 लोग कमरे में थे, लेकिन शेनजाओ की नजरों में सिर्फ वही था। मैं किनारे बैठा था जैसे कोई बाहरी इंसान। पहले की तरह मेरा दिल नहीं टूटा। इस बार मैंने सब छोड़ दिया था, शेनजाओ को भी और अपने प्यार को भी। उसे पूरी तरह मेल लीड को लौटा दिया। दादी शेन ने मेरी आंखों में अकेलापन देखा। उन्होंने शेनजाओ की तरफ देखा जो मुझे नजरअंदाज कर रही थी, और मन ही मन आह भरी। येचन, मुझे अंगूर खाने हैं, जाकर धोकर ला दोगे? दादी के कहने पर मैं और शेनजाओ दोनों उठ गए। जैसे ही हम बाहर निकले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गया। आज उसने खुद मुझे छुआ था, लेकिन अगले ही पल उसकी ठंडी आवाज सुनाई दी। तुम आगे से मेरी दादी से कम मिलने आया करो। हाँ, मैंने खुद को तुम्हें बेच दिया है, लेकिन मेरी दादी ने नहीं। बस एक वाक्य और मेरी सारी उम्मीदें मजाक बन गईं। दिल थोड़ा कड़वा हो गया। अगर पहले होता तो मैं तुरंत सफाई देता कि वह इन दिनों बहुत व्यस्त है, दादी अकेली हो जाती हैं, मैं सिर्फ उनका साथ देने आता हूं। लेकिन अब मैंने सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा और सीधे बाथरूम चला गया। पहले की तरह हर जगह उसके पीछे पीछे जाने वाला मैं अब बिना रुके चला गया। मेरी पीठ देखते हुए शेनजाओ को कुछ अजीब लगा। कल से मेरा व्यवहार बदल गया था। फल धोने के बाद हम वापस कमरे में आए, थोड़ी देर बात की और फिर निकलने लगे। जैसे ही अस्पताल से बाहर निकले लिन डुआन्स ने कहा, श्याओ मिस्टर जांग, अब तो डिनर का टाइम हो गया है, क्यों ना हम साथ में खाना खाएं? शेनजाओ ने तुरंत मान लिया, और शायद वह नहीं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लिन डुआन्स असहज हो। इसीलिए मेरे बोलने से पहले ही उसने मेरी तरफ से भी हां कर दी। रेस्टोरेंट पहुंचकर हम प्राइवेट रूम में बैठे। उसने मेन्यू उठाया और ऑर्डर दिया, लेकिन जब खाना आया मैंने देखा हर डिश वही थी जो लिन डुआन्स को पसंद थी। यही फर्क होता है प्यार और ना प्यार में। मैंने कभी उससे कहा था कि वह मेरी पसंद याद रखे, लेकिन वह मजबूरी थी और यह उसकी इच्छा से था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाता रहा। खाने के बीच अचानक फोन बजा। शेनजाओ बाहर चली गई। तभी मेरी नजर गई लिन डुआन्स के हाथ में एक पिंकी रिंग पर। मैं एक पल के लिए जम गया। यह रिंग तुम्हें कहां से मिली? उसने सहजता से कहा। ओह, यह सिस्टर श्याओ ने दी है। मैंने कहा, अच्छा लग रहा है तो उन्होंने दे दिया। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। यह वही रिंग थी जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। हाथ कट गए थे, खून बहा था, तब जाकर वह तैयार हुई थी और हमारी एनिवर्सरी पर मैंने उसे दिया था। उसके अंदर लिखा था, मैं हमेशा शेनझाओ से प्यार करूंगा। मैंने अपना दिल खोलकर सब कुछ उसे दे दिया था और उसने उसे यूं ही किसी और को दे दिया। मेरे अंदर गुस्सा उभरने लगा, लेकिन अगले ही पल मुझे नॉवेल का प्लॉट याद आया। वह कभी मुझसे प्यार नहीं करती थी, तो मेरे दिए चीजों की कद्र क्यों करेगी? अगर मैं अभी हंगामा करता तो वह मुझसे और नफरत करती, जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। मैं शांत हो गया, हल्की मुस्कान के साथ बोला, बहुत सुंदर है, तुम पर अच्छा लग रहा है। लिन डुआन्स चौंक गया। उसे लगा था मैं गुस्सा करूंगा। मैंने दांत भींचे, अचानक खड़ा हुआ और सूप उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। सिर्फ चावल मत खाओ, यह सीफूड सूप बहुत अच्छा है। मुझे सीफूड से एलर्जी है। मैं बोल ही रहा था कि उसने अचानक हाथ घुमा दिया। कटोरा जमीन पर गिर गया। धड़ाम। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे वह पीड़ित हो। मैं समझ भी नहीं पाया कि वह क्या कर रहा है। तभी शेनजाओ तूफान की तरह आई और उसे अपने पीछे छुपा लिया। उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं, सीधे मुझ पर टिकी। जांग येचन, तुम क्या कर रहे हो? लिन डुआन्स पीछे से बोला, आंखें लाल।
सिस्टर श्याओ, मेरी गलती है। मैंने भाई यिचन को नाराज कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझ पर सूप फेंक दिया। मैं हैरान रह गया, सच बताने ही वाला था, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम सच में हद पार कर रहे हो। और फिर वह लिन डुआन्स को लेकर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन जो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि आगे के दिनों में लिन डुआन्स को यह तरीका बहुत काम का लगने लगा। वह बार बार मुझे फंसाने लगा। कभी कहता मैंने उसकी नौकरी छीन ली, कभी कहता मैंने उसे पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा दिया, यहां तक कि यह भी कहा कि मैंने लोगों को भेजकर उसके दरवाजे पर पेंट फेंकवाया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और हर बार शेनजाओ उस पर विश्वास करती रही। आखिरकार एक दिन वह और सहन नहीं कर पाई। घर लौटते ही उसने मुझे पकड़ लिया। जांग यिचन, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझसे सामना करो। डुआन्स को क्यों निशाना बना रहे हो? 5 साल के रिश्ते में वह हमेशा मेरे प्रति ठंडी रही थी। यह पहली बार था जब मैंने उसे इतना भावुक देखा, लेकिन यह भी उसके लिए था। मैंने उसे टारगेट नहीं किया, वह सब मैंने नहीं किया है। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, लेकिन वह फिर भी विश्वास नहीं कर रही थी। अगर तुम नहीं तो फिर कौन? तुम तो पैसे देकर गर्लफ्रेंड खरीद सकते हो। और क्या नहीं कर सकते? अगली बार ऐसा मत करना। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, फिर भी तुम मेरे आसपास के लोगों को छोड़ते क्यों नहीं? यह कहकर उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। वह एक शब्द भी और नहीं बोली और सीधे गेस्ट रूम में चली गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा, दिल के दर्द को दबाने की कोशिश करता हुआ। उसके दिल में मैं हमेशा वही इंसान रहूंगा जिस पर वह भरोसा नहीं करती। लेकिन दुख से ज्यादा मुझे डर महसूस हो रहा था। मेरे पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। अगर यह सब चलता रहा तो शायद नकली मौत से पहले ही मैं सच में मर जाऊंगा। उस रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बहुत सोचने के बाद आखिरकार एक समाधान निकाला। उस रात मैं खुद गाड़ी चलाकर लिन डुआन्स के घर गया। दरवाजे पर मेरे पहले शब्द थे, लिन डुआन्स, चलो समझौता करते हैं। अब से मैं तुम्हें और शेनझाओ को मिलाने में मदद करूंगा। यह सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह मुझसे बेहतर जानता था कि मैं शेनझाओ से कितना प्यार करता हूं, वरना मैं 5 साल तक उसकी दादी का इलाज क्यों करवाता? बार बार ठुकराए जाने के बाद भी मैं उसके पीछे क्यों लगा रहता? लेकिन अब मैं खुद उसके पास आया था और कह रहा था कि मैं उन्हें मिलाने में मदद करूंगा। मेरे चेहरे पर कोई झूठ नहीं था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। शायद उसे लगा यह कोई चाल है। मुझे फर्क नहीं पड़ा, वह माने या न माने। मैंने फैसला कर लिया था तो मैं वैसे ही करूंगा। अगले दिन मैंने शेनझाओ को रोका। जब वह बाहर जाने वाली थी मैंने उसे एक टिकट दिया। मैंने यूनिवर्सल स्टूडियो के 2 टिकट लिए हैं, आज रात मेरे साथ चलो। हाल ही में वह अपने प्रोजेक्ट में बहुत व्यस्त थी। उसका चेहरा ठंडा था और वह मना करने ही वाली थी। तभी मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। कर रहा हूं, तुम्हें अब मुझे फंसाने में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं बहुत जल्द शेंजा को छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हें मुझे प्रेम प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। मेरी अभिव्यक्ति लिन दुआने को नकली नहीं लगी, लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं था कि इसमें कोई चाल हो सकती है। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि उसने मुझ पर विश्वास किया या नहीं। मैंने बस कार्रवाई शुरू की। अगले दिन मैंने शेंजा को तब रोका जब वह जाने वाली थी। उसे एक यूनिवर्सल स्टूडियो का टिकट थमाया। मैंने आज रात के लिए यूनिवर्सल स्टूडियो के 2 टिकट खरीदे हैं, मेरे साथ चलो। मैं पिछले कुछ समय से प्रोजेक्ट में व्यस्त हूं। उसके चेहरे पर वही ठंडापन था। उसका इनकार उसके होठों से निकलने ही वाला था कि मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। जब हमने सौदा किया था तो यह सहमति हुई थी। रोजाना साथ सोने के अलावा तुम मेरी किसी भी विनती को मना नहीं कर सकती। बस एक वाक्य ने शेंजा के सभी इनकार रोक दिए। उसने भौहें सिकोड़ी और टिकट ले लिया, लेकिन अपनी चाल तेज कर दी। उसकी आकृति को धीरे धीरे गायब होते देखते हुए मैंने अपना फोन निकाला और लिन दुआने का नंबर ढूंढकर डायल किया। दूसरी तरफ से जल्दी फोन उठाया गया। किसी ने औपचारिक बातें नहीं की। मैं सीधे मुद्दे पर आया। क्या तुम्हें वह टिकट मिला जो मैंने अभी भेजा है? मैंने दूसरा टिकट शेंजा को दे दिया है। आज अच्छे से तैयार हो जाओ और उसके साथ अपनी भावनाओं को ठीक से विकसित करो। लिन दुआने को उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में उसे शेंजा के साथ मिलाने की योजना बना रहा था। उसने आधे अधूरे विश्वास के साथ हम कहा। जब मैं फोन काटने वाला था तो वह अचानक बोला, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? सवाल फोन के माध्यम से मेरे कानों तक पहुंचा। मैं एक पल के लिए चुप रहा। अंत में फिर भी जवाब नहीं दिया।
तुम्हें ये चीजें जानने की जरूरत नहीं है, बस वही करो जो हमने तय किया है। मैं तुम्हें मिलाऊंगा, तुम मुझे फंसाना बंद करो और बस इतना ही। फोन कट गया। मैं फोन की काली पड़ीडिडती स्क्रीन को देखता रहा, विचारों में खो गया। मेरे दिमाग में लिन दुआने का सवाल फिर से गूंजा, मदद क्यों? मैं लिन दुआने की मदद नहीं कर रहा हूं। जिससे मैं वास्तव में मदद करना चाहता हूं वह मैं खुद हूं। इसके अलावा शेनजा जिसे वास्तव में पसंद करती थी वह हमेशा लिन दुआने ही था। मैं बस मूल कहानी, ओरिजिनल प्लॉट को तेज कर रहा हूं और साथ ही अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता भी बना रहा हूं। जब आसमान पूरी तरह से काला हो गया तो मुझे लिन दुआने का एक संदेश मिला। यह उनकी साथ वाली एक तस्वीर थी। फोटो में लिन दुआने कैमरे की ओर देख रहा था। मैंने फोटो स्क्रॉल करना जारी रखा। मेरा ध्यान बीच में एक फोटो पर गया। बैकग्राउंड एक रेस्तरां जैसा लग रहा था। उसके सामने पहले से ही छिले हुए झींगे, श्रिम्प और झींगे के छिलकों का ढेर था। उन सभी सालों को याद करते हुए जब भी हम झींगे खाते थे मैं उन्हें छीलता था और उसके कटोरे में डाल देता था। उसने कभी मेरे लिए एक भी नहीं छिला। इस कोमलता को देखते हुए जिस लिन दुआने को हमेशा लगता था कि इन चीजों को करने के पीछे मेरा कोई गुप्त मकसद है। उसने जानबूझकर ये तस्वीरें मुझे उकसाने के लिए भेजी थीं ताकि मैं अपना असली उद्देश्य बता दूं। लेकिन मेरे आशीर्वाद भरे शब्दों ने लिन दुआने को एहसास कराया कि उसने मुझे पूरी तरह से गलत समझा था। चैट की दूसरी तरफ टाइपिंग काफी देर तक चलती रही। लिन दुआने ने भेजने से पहले अनगिनत बार सुधार किया और अंत में एक वाक्य भेजा। तो मुझे लगा था कि आज जब शेनजिया घर आएगी तो वह खुश होगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके चेहरे पर वही बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति थी और उसके लहजे में एक अजीब सा गुस्सा था। जोंगिचिन, आज ये सब क्या था? तुम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं उसके इस बर्ताव से थोड़ा उलझ गया, लेकिन फिर भी सफाई दी। तुम्हारा मतलब उन टिकटों से है? मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं नहीं जा सका, इसीलिए मैंने टिकट डुआंस को दे दिए। बोलने के बाद मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या आज तुम्हें मजा आया? क्या तुम दोनों कपल्स फेरिस व्हील पर बैठे? क्या तुम हॉन्टेड हाउस गए थे? अगर मजा कम रहा हो तो मेरे पास 2 और टिकट हैं। कल तुम फिर से उसके साथ जा सकती हो। शेनजिया मेरा असली मकसद समझ नहीं पा रही थी। उसने काफी देर तक मुझे घूर कर देखा, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उसकी ओर देखा, जैसे कि वाकई मेरे पास समय नहीं था और इसीलिए मैंने टिकट उसे और लिन डुआंस को दे दिए। काफी देर बाद उसने हार मान ली और सीधे अपने कमरे में चली गई। इस मैच मेकिंग जोड़ी बनाने की सफलता ने मेरे उत्साह को दोगुना कर दिया। मैंने उनके लिए अवसर पैदा करना जारी रखा। जैसे एक बार मैंने उसे एक कपल्स रेस्टोरेंट में बुलाया, लेकिन हम मुश्किल से बैठे ही थे कि लिन डुआंस अचानक वहां आ गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। अरे क्या इत्तेफाक है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता वेटर आगे आया। सर और मिस, इस साल हमारी सालगिरह का जश्न है। आप अंदर आने वाले 50 टवें जोड़े हैं। रेस्टोरेंट आपको कपल्स रिंग्स गिफ्ट करेगा और आपकी फोटो भी खींचेगा। वेटर की बात खत्म होते ही मैं अचानक खड़ा हो गया। मेरी तबीयत अचानक ठीक नहीं लग रही है, मैं पहले घर जा रहा हूं। मुझे जाते देख शेनजिया पीछे आने के लिए खड़ी हुई, लेकिन मैं अचानक कुछ याद आने का नाटक करते हुए उसकी ओर मुड़ा। यह तो खुशनसीबी है, इसे बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। श्याओ, तुम डुआंस के साथ क्यों नहीं चली जाती? शेनजिया की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना मैं जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और कार लेकर चला गया। वहां सिर्फ शेनजिया खड़ी रह गई और एक उत्साहित लिन डुआंस जो उसे अंगूठियां लेने और फोटो खिंचवाने के लिए खींच रहा था। या फिर जैसे जब कॉलेज के दोस्तों का रियूनियन था, मैंने जिद करके शेनजिया को वहां ले गया जहां लिन डुआंस भी मौजूद था। जब पार्टी खत्म हुई तो मैंने जानबूझकर लिन डुआंस को उसके सामने कर दिया। तुम इसे घर छोड़ दो, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। और हां, जल्दी वापस आने की जरूरत नहीं है। उसने ज्यादा पी ली है, उसके घर रुककर उसका ख्याल रखना। इतना कहकर मैंने बिना किसी बहस के कार की चाबियां उसे थमा दी और टैक्सी लेने के लिए सड़क की ओर चल दिया। कई बार ऐसा होने के बाद शेनजिया को आखिरकार कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हाल ही में वह हर जगह लिन डुआंस से टकरा रही थी और हर बार मैं उसे अकेला छोड़कर चला जाता था, जैसे मैं उसे लिन डुआंस की तरफ धकेल रहा हूं। एक दिन शेनजिया एक बिजनेस डिनर से नशे में धुत होकर घर आई। मुझे बिस्तर पर सोया हुआ देखकर वह बिना कुछ कहे सीधे बाथरूम चली गई। जैसे ही पानी गिरने की आवाज आई, मैंने अपनी आंखें खोली और बाथरूम के बंद दरवाजे की ओर देखा। जल्दी से फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। अभी मेरे विला पर आओ। 20 मिनट बाद लिन डुआंस ने जोंग विला का दरवाजा खटखटाया।
मैंने चुपचाप बाहर जाकर दरवाजा खोला और उसे वह चीज थमा दी जो मैंने अभी खोजी थी, सिल्क के पायजामा का एक सेट। इसे पहन लो और मास्टर बेडरूम में जाकर सो जाओ। लिंडुआंस मेरी बात सुनकर और हाथों में पायजामा देखकर कुछ समझने लगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा सीने से बाहर आ जाएगा। मेरे बार बार कहने पर वह होश में आया, ऊपर गया, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। लिंडुआंस को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला। शेनजिया केवल एक तौलिए में लिपटी अपने बाल सुखाते हुए बाहर निकली। उसने ऊपर देखा और बिस्तर पर किसी को देखकर उसकी नजरें जम गईं। शायद उसे लगा कि हमारे पुराने समझौते को पूरा किए हुए काफी समय हो गया है। उसने बिना झिझक पीछे से उस व्यक्ति को गले लगा लिया। उसकी आवाज में शराब का भारीपन था। मेरा पीरियड खत्म हो गया है लिंडुआंस। अभी इस वाक्य का मतलब समझ ही पाता कि उसने महसूस किया कि पीछे से शरीर थोड़ा नीचे खिसका और उसकी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुईं। एक कोमल हाथ उसकी कमर पर आया। शरीर के बढ़ते तापमान ने उसे कंपा दिया और उसकी सांसें तेज होने लगीं। पीछे से एक हल्की हंसी सुनाई दी। उसकी गर्दन और कानों पर चुंबन होने लगे। लिंडुआंस इस आकर्षण को कैसे झेल पाता? उसके मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली। उस आवाज को सुनते ही शेनजिया की हरकतें रुक गईं। वह अचानक पीछे हट गई। उसकी आवाज में गहरा अविश्वास था। वापस पहली मंजिल के लिविंग रूम में शेनजिया सोफे पर बैठी थी। लिंडुआंस उसके पास बैठा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। शेनजिया का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था और उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। आखिर चल क्या रहा है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन फिर भी मैंने बहाना बनाया। डुआंस के घर पर बिजली नहीं थी, इसलिए मैंने उसे रात भर यहां रुकने दिया। तो वो मास्टर बेडरूम में क्यों सो रहा था? शेनजिया को मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, गेस्ट रूम अभी साफ नहीं था। मैंने सोचा बस एक रात की बात है, इसलिए उसे मास्टर बेडरूम में सोने दिया। उसकी आंखों में छिपा हुआ गुस्सा था। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे मेरी सफाई पर यकीन नहीं था, लेकिन अभी सबसे जरूरी लिंडुआंस को घर भेजना था। उसने अपने गुस्से को दबाया और बिना एक शब्द कहे लिंडुआंस को खींचकर बाहर ले गई। जब शेनजिया वापस आई तो मैं बेडरूम में जा चुका था। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। उसका गुस्सा अब छिपा हुआ नहीं था। वह काफी समय से मेरे बर्ताव को देख रही थी। जोंगीचिन, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? क्या बात है? क्या तुमने हमें तड़पाने का कोई नया तरीका सोचा है? उसकी इन कड़वी बातों ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा सोचती है। मेरा दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो, दर्दनाक और दम घुटने वाला। मैं बस चाहता था। सफाई के शब्द होंठों तक आए, लेकिन आखिरी पल में मैंने खुद को रोक लिया। उसने दबाव डालते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? एक लंबी खामोशी के बाद मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा तुम्हें यह पसंद आएगा। यह माफी उसके सब्र का आखिरी बांध तोड़ गई। तुम हमेशा से ही इतने आत्ममुग्ध, सेल्फ राइटियस रहे हो। उसने ठंडेपन से यह कहा और बेडरूम से बाहर चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और कुछ समझने लगा। वह अभी भी कानूनी तौर पर मेरी है और अपने सिद्धांतों के कारण भले ही वह लिंडुआंस को पसंद करती हो, वह कुछ नहीं करेगी। शुक्र है कि 3 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। जाने का दिन करीब आते देख मैंने विला में शेनजिया से जुड़ी हर चीज ढूंढ निकाली। जो फेंकने लायक था उसे फेंका। जो जलाने लायक था उसे जला दिया। मैंने सब कुछ साफ कर दिया। उसकी यूनिवर्सिटी के दिनों की तस्वीरें, हमारे लिए खरीदे गए कपल्स मग, चप्पलें, पायजामा और उसके लिए गए पीस चार्म्स। हर एक चीज शेनजिया के प्रति मेरे प्यार का सबूत थी। सबसे अंत में मैंने वे प्रेम पत्र जलाए जो मैंने उसे लिखे थे। मैंने एक एक करके पत्र आग में डाले। मेरी यादें अतीत में चली गईं। दरअसल शुरुआत में मैंने ही शेनजिया का पीछा किया था। मैंने 3 महीने लगाकर 99 प्रेम पत्र लिखे थे, लेकिन हर पत्र को उसने ठुकरा दिया था। बाद में मैंने उसे इलाज के खर्चों के लिए संघर्ष करते देखा। तब मैं इस अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की योजना के साथ आया। इस तरह वह मदद भी स्वीकार कर सकी और मेरी इच्छा भी पूरी हुई। शायद मैं वाकई गलत था। सच्चा प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उपन्यास में भी कहा गया था कि फीमेल लीड शेनजिया अपने मेल लीड लिंडुआंस से प्यार करती थी। यह सोचकर मेरा मोह खत्म हो गया। मैंने आखिरी पत्र आग में डाल दिया। तभी दरवाजा खुला।
शेनजिया अब भी वापस आई थी। उसकी नजर आग में जल रहे रंगीन लिफाफों पर पड़ी। उसने उनके अंदर की बात नहीं पढ़ी थी, लेकिन वह उन लिफाफों को अच्छे से पहचानती थी। ये वही पत्र थे जो मैंने उसे दिए थे और उसने ठुकरा दिए थे। उसका दिल अचानक धड़कना भूल गया। दिमाग कुछ सोच पाता, उससे पहले ही शब्द निकल गए। रथ, तुम क्या कर रहे हो? ये साग की लपटों के बीच से मैंने शेनजिया के हैरान चेहरे को देखा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर भी जवाब दिया, रन, चीजें जला रहा हूं। ये सब अब बेकार हैं, इसलिए जला रहा हूं। शेनजिया के मन में घबराहट होने लगी। वह मेरे बदलावों को महसूस कर सकती थी। वह मुझसे उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके शब्द फिर से कड़वे हो गए। जहां तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, तो जाहिर है ये चीजें अब बेकार हैं। शेनजिया ने पहले भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। हर बार मुझे दुख होता था, लेकिन इस बार मेरा दिल शांत था। जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। मेरा यह आखिरी धीमा वाक्य सुनकर उसे लगा कि मैं अजीब व्यवहार कर रहा हूं। वह ज्यादा देर नहीं रुकी और सीधे स्टडी रूम में चली गई। मैं वहीं बैठा रहा और आखिरी पत्र को राख होते देखता रहा। जब ईंधन खत्म हुआ तो आग भी बुझ गई। शेनजिया, अब से इस अपमानजनक याद को भूल जाओ। मुझे, इस विलेन विशियस सपोर्टिंग कैरेक्टर को भूल जाओ। तुम और मैं दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगली सुबह जब शेनजिया जाने लगी तो मैंने उसे रोका। कल हमारी 5वीं सालगिरह है। मैंने एक क्रूज बुक किया है। मेरे साथ समुद्र में सूर्यास्त देखने चलो। मैं हमेशा इतना आवेगी क्यों होता हूं? उम्मीद है इस बार मैं कोई और चाल नहीं चलूंगा। शेनजिया ने बेरुखी से हामी भरी और चली गई। सालगिरह का दिन आ गया। मैं शेनजिया को क्रूज पर ले गया। नजारा खूबसूरत था। समुद्र पर ढलते सूरज की नारंगी रोशनी और क्रूज की चमक। शेनजिया को वहां देखना एक बेहद खूबसूरत दृश्य था। लेकिन यह शांति तब भंग हुई जब शेनजिया का फोन बजा। वह काम की बातें करने लगी। मुझे पता था कि वह एक बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त है जो कुछ ही घंटों में लॉन्च होने वाला था। यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, और मेरा भी। शेनजिया, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा होता तो तुम क्या करती? मैंने पूछा। उसने फोन रखकर सपाट लहजे में कहा, वही जो मैं करना चाहती हूं। उसका चेहरा अभी भी पत्थर जैसा था। मेरे दिल ने सोचा, जब तुम अमीर हो जाओगी तो सबसे पहले मुझसे छुटकारा पाओगी, है ना? लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा करने की जहमत नहीं दूंगा। डेक पर खाना परोसा गया। मेज लजीज खानों से भरी थी, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। तभी शेनजिया के फोन पर डुआंस का नाम चमका। उसने फोन उठाया और लिन डुआंस की रोती हुई आवाज गूंजी, श्याओ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम अस्पताल आ सकती हो? शेनजिया ने तुरंत मेरी ओर देखा। मैंने कांटा चम्मच रख दिए। मैंने सुन लिया। क्या तुम जाना चाहती हो? उसने बिना झिझक कहा। सालगिरह तो कभी भी मनाई जा सकती है, अभी डुआंस को मेरी जरूरत है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उसे पहली बार अपनी भावनाओं पर काबू खोते देखा गया। उसने जाते जाते कहा, मैं इसकी भरपाई अगली बार कर दूंगी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शेनजिया, हमारे पास कोई अगली बार नहीं होगा। मैं अकेला सूर्यास्त देखता रहा। तभी एक स्टाफ मेंबर मेरे पास आया। मिस्टर जोंग, सब तैयार है। मेरी मौत कैसे होगी? मैंने पूछा। समुद्र में गिरने से 1 घंटे में खबर फैल जाएगी। 3 दिन और रात तक आपका शरीर समुद्र में तैरेगा, फिर पुलिस को मिलेगा और आपकी मौत की पुष्टि होगी। स्टाफ ने विस्तार से बताया। मैंने सिर हिलाया। मैंने क्रूज छोड़ा, शहर पर आखिरी नजर डाली, टोपी और मास्क पहना, अपना सिम कार्ड तोड़ दिया और बिना पीछे मुड़े एयरपोर्ट की ओर चल दिया। शेनजिया, इस बार मैंने खुद तुम्हें तुम्हारे नायक तक पहुंचा दिया है और मैं तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह बाहर हो रहा हूं। 3 दिन बाद जब शेनजिया विला लौटी तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लिन डुआंस ठीक हो रहा था और उसका प्रोजेक्ट सफल रहा था। अब वह एक गरीब छात्रा नहीं थी, बल्कि खुद के दम पर समाज में खड़ी हो सकती थी। उसकी जेब में प्रोजेक्ट का पहला पेमेंट था, जो वह मुझे देकर अपना कर्ज चुकाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, विला खाली था। मैं वहां नहीं था। उसे बेचैनी महसूस हुई। तभी उसके फोन पर खबर आई, शहर के सबसे अमीर परिवार का इकलौता बेटा लापता, समुद्र में मिला शव। यह खबर शेनजिया के लिए बिजली गिरने जैसी थी। उसने फोटो देखी। कपड़े और कद बिल्कुल मुझसे मिल रहे थे। वह बदहवास होकर पुलिस स्टेशन की ओर भागी। वहां उसने जोंग माता पिता को देखा, जो रो रहे थे। उन्हें पता था कि उनके बेटे ने केवल अपनी मौत। लेकिन जब शेनजियाओ ने दरवाजा खोला तो विला खाली और शांत था। मैं, जो आमतौर पर लिविंग रूम में उसके लौटने का इंतजार करता था, इस बार कहीं नहीं था।
उसके दिल में एक अजीब सी भावना कौंधी। न जाने क्यों उसका दिल भी खाली खाली सा महसूस हुआ। हाल ही में मेरे असामान्य व्यवहार को याद करते हुए उसे फिर से धुंधली सी बेचैनी महसूस हुई। क्या यह मुझे प्रताड़ित करने के लिए सोची गई कोई और साजिश थी? उसे यकीन नहीं था, इसलिए उसने मुझे मैसेज करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन होम पेज पर ब्रेकिंग न्यूज पॉपअप हुई। हाल ही में शहर के सबसे अमीर जियांग परिवार का इकलौता बेटा लापता हो गया। समुद्र में एक तैरती हुई लाश मिली। पुलिस ने पुष्टि की कि लाश युवा मास्टर जियांग की है। मौत का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। बस एक छोटा सा वाक्य, लेकिन इसने शेन जियाओ पर बिजली की तरह वार किया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसका हाथ अनियंत्रित रूप से खबर पर क्लिक कर गया। जो तस्वीरें लीक हुई थीं, वे बहुत स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन फिर भी उसने एक नजर में लाश को पहचान लिया। उसने अपनी आंखें फाड़ लीं। यह सबूत ढूंढना चाहती थी कि वह लाश मेरी नहीं थी, लेकिन वह जितना अधिक देखती उतनी ही हैरान होती गई। लाश की कदकाठी और कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने अलग होते समय पहने थे। क्या वह मर गया है या नहीं, उसे खुद देखना था। अगर उसने अपनी आंखों से उसका शरीर नहीं देखा तो उसे विश्वास नहीं होगा कि वह इस तरह मर सकता है। शेन जियाओ लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। प्रवेश द्वार से कुछ ही कदम दूर उसके पैर कमजोर हो गए और वह कई बार गिरते गिरते बची। वह खुद गाड़ी चलाकर पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी, लेकिन कार स्टार्ट करते समय उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह चाबी तक नहीं पकड़ पा रही थी। कोई और विकल्प न पाकर वह पैदल ही आगे बढ़ी और स्टेशन के लिए टैक्सी ली। कार जल्दी ही पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंच गई। शेन जियाओ को अचानक थोड़ा डर महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि अगर वह लाश सच में मेरी हुई तो वह क्या करेगी। मिस, हम पहुंच गए हैं, क्या आप उतर नहीं रही हैं? ड्राइवर ने उसकी आंखों में बदलते भावों को देखते हुए कुछ देर इंतजार किया। गंतव्य को देखते हुए उसे लगा कि उसने कोई अपराध किया है और स्वीकार करने आई है। वह मन ही मन आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। इतनी अच्छी युवती, इसका यह हाल कैसे हुआ? शेना जियाओ को उसके विचारों का पता नहीं था। ड्राइवर की बात सुनकर वह अचानक होश में आई, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। स्टेशन में प्रवेश करने और अपना उद्देश्य बताने के बाद एक पुलिस अधिकारी उसे उस विशेष स्थान पर ले गया जहां शव रखे जाते थे। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि वह आने वाली पहली व्यक्ति नहीं थी। मदर जियांग की आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जाहिर तौर पर रोने की वजह से। फादर जियांग बहुत अधिक शांत थे, लेकिन उनकी आंखें भी कुछ लाल थीं। किसी को आते देख जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा और शेन जियाओ को पाया, उनके दिल में जटिल भावनाएं उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने बेटे का पत्र पढ़ा था, जानते थे कि उनके बेटे ने केवल अपनी मौत का नाटक किया है और चला गया है, लेकिन फिर भी उनके दिल में शेन जियाओ के लिए थोड़ा दोष था। अगर उसके लिए नहीं तो उनके बेटे को भागने के लिए अपनी मौत का नाटक करने की क्या जरूरत थी? शेन जियाओ ने उन्हें देखते ही उसका दिल पूरी तरह बैठ गया। वह अचानक एक और कदम आगे नहीं बढ़ सकी, इतनी पास रखी लाश को नहीं देख सकी। मेरी लाश को अंतिम संस्कार के लिए पिता और माता जियांग ले गए थे, लेकिन अस्थि कलश को शेन जियाओ ने बीच में ही रोक लिया। पहले तो पिता और माता जियांग इसके लिए लड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बहस उसके इस ऐलान के साथ खत्म होती कि वह कलश उसकी लाश पर से ही ले जा पाएंगे। शेन जियाओ उस विला से बाहर चली गई जिसे हम कभी साझा करते थे। चीजें साफ करते समय ही उसे विला में पता चला हमारी पुरानी यादों से जुड़ी हर चीज गायब हो चुकी थी। इसे अंत में मेरे असामान्य व्यवहार से जोड़ते हुए, हालांकि पुलिस ने अंततः मेरी मृत्यु को आकस्मिक डूबना करार दिया, उसने जिदपूर्वक माना कि मेरी मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं बल्कि पूर्व नियोजित थी। यही कारण था कि मैंने उसकी निकटता को ठुकरा दिया था। क्यों मैंने उसे लिन दुआनजी की ओर धकेलने की कोशिश की थी? क्यों मैंने उससे जुड़ी यादों को मिटा दिया था? शयन कक्ष में शेन जियाओ ने अस्थि कलश को पकड़ रखा था। उसके पैरों के पास बोतलें बिखरी पड़ी थीं। उसकी आंखों में अंतहीन दुख, पछतावा और कुछ आत्म उपहास था। उसने शुरू से ही इसे इतनी स्पष्टता से दिखाया था। वह पूरी तरह से बेखबर क्यों थी? कड़क शराब का एक और घूंट, उसके शरीर में जलन का एहसास फैल गया। उसने कलश की नक्काशी को सहलाया, अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक उसके सामने आ गया। ये चैन, वह अपनी ही दुनिया में खो गई थी। जब बेडरूम का दरवाजा, सिस्टर जियाओ, आवाज ने उसे याद दिलाया कि यह व्यक्ति कौन था, लेकिन उसका शरीर पहले ही सहज रूप से एक तरफ मुड़ गया। उसके हाथ से बचते हुए कलश को अपने सीने से मजबूती से चिपका लिया।
उसकी आंखों की थकान ने लिन दुआनजी को दर्द पहुंचाया, लेकिन उसका मुरझाया हुआ चेहरा और खून जैसी लाल आंखें देखकर उसकी आवाज अपने आप नरम हो गई। सिस्टर जियाओ, अगर आप ऐसे ही चलती रहीं तो कुछ हो जाएगा। पहले बॉक्स नीचे रखिए। चलिए अस्पताल चलते हैं, ठीक है? उसकी आवाज सुनकर उसकी आंखें थोड़ी हिलीं। आखिरकार लिन दुआनजी की ओर देखते हुए उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसने एक पूछताछ भरा स्वर सुना। ये मुंह क्या तुमने नहीं? जियांग येचेन ने बहुत पहले ही जाने का फैसला कर लिया था, फिर भी मुझे अंधेरे में रखा। लिन दुआनजी उसके सवाल से स्तब्ध रह गया। यह समझने में उसे थोड़ा समय लगा कि उसका क्या मतलब था। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं वाले भाव के साथ दुखी दिखा। सिस्टर जियाओ, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। तब भाई येचेन खुद मेरे पास आए थे। कहा था कि वह सहयोग करना चाहते हैं। कैसा सहयोग? शेन जियाओ ने तुरंत मुख्य बिंदु पकड़ लिया। उसकी तीखी नजर सीधे लिन दुआनजी पर पड़ी। उसने उसे कभी इस तरह से नहीं देखा था। उसका हाथ अनजाने में ढीला पड़ गया। आखिरकार उसकी जानलेवा नजर के नीचे उसने सच सच बता दिया कि क्या हुआ था। अंत में वह अपने लिए विनती करना नहीं भूला। सिस्टर जियाओ, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता था। बाद में मैंने वास्तव में उसे कभी निशाना नहीं बनाया। सिस्टर जियाओ, वैसे भी आपका रिश्ता उसके द्वारा जबरदस्ती बनाया गया था। आप उसे पसंद भी नहीं करती थीं। अब जब वह मर चुका है तो आप आखिरकार आजाद हैं। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? उसकी बात खत्म ही हुई थी कि उसका हाथ उसके गले पर जा लगा। तुम्हें किसने बताया कि मैं उसे पसंद नहीं करती थी? लिन दुआनजी डर के मारे रोने लगा। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। जल्द ही बड़े बड़े आंसू बने। उसके गालों से नीचे गिरते हुए उसके हाथ पर टपकने लगे। जलन के एहसास ने उसके हाथ को कपा दिया। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। काफी देर बाद वह अपनी आंखों की ठंडक को छिपाते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। शेन जियाओ को नहीं पता था क्यों। उसे रोते हुए देखकर उसका दिल भी दुखता था, लेकिन वह स्पष्ट थी कि वह उससे प्यार नहीं करती थी। अन्यथा उसने निश्चित रूप से उस पर हाथ नहीं उठाया होता। लेकिन पहले की तरह वह हमेशा उसकी वजह से नियंत्रण खो देती थी। बार बार उसके लिए जियांग येचेन को नजरअंदाज करती थी, जैसे कि वास्तव में उसे हर बार मेरा सामना करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब शब्द उसके मुंह से निकलते तो वे अनैच्छिक रूप से अर्थ बदल देते। वह अपने दिल को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। मेरे मरने तक वह अपने शब्दों और कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसके दिल पर से पर्दा उठा। उसने आखिरकार अपने दिल को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन अपने पिछले कार्यों को समझना उसके लिए और भी कठिन हो गया। उस क्षण उसके दिल में बेरुखी और विसंगति का एक झूठा एहसास फैल गया। 5 साल बाद कंट्री सी हलचल भरे शहर के केंद्र से दूर एक शांत बार, जब पिता और माता जियांग ने एक बार फिर चिंता की कि उनका बेटा विदेश में अकेला संघर्ष कर रहा होगा और एक बड़ी रकम भेजी, तो शियाओ येचेन उन्हें फोन के बिना नहीं रह सका। मम्मी और पापा, मैंने कितनी बार आपसे कहा है, मैं यहां ठीक हूं। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और इतनी बार पैसे भेजने की भी जरूरत नहीं है। मैं लाचार था। 5 साल पहले मैंने अपना नाम बदलकर गुशियान कर लिया और यहां आ गया। पिता और माता जियांग को चिंता थी कि मैं यहां अकेला अच्छा नहीं कर पाऊंगा। इन वर्षों में उन्होंने सबसे अधिक जो काम किया वह था मुझे पैसे भेजना। मैंने उस पैसे का उपयोग स्कूल के पास एक शांत बार खोलने के लिए किया। नियमित ग्राहक थे। हर साल एक बैच जाता है और दूसरा आता है। ये साल वास्तव में काफी आरामदायक रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वे अधिक बार पैसे भेजने लगे मुझे कुछ बेचैनी महसूस हुई। हालांकि मैं इन वर्षों में विदेश में रहा हूं, लेकिन मैंने घर की खबरों का पीछा करना बंद नहीं किया है और इसलिए मुझे इन 5 घरेलू वर्षों के बारे में भी पता है। कितना कुछ हुआ है। शेन जियाओ के शहर की बिजनेस एलीट बनने के एक दिन पहले दादी शेन का निधन हो गया। मुझे बुजुर्ग महिला को आखिरी बार न देख पाने का गहरा पछतावा है, लेकिन दादी शेन के अंतिम क्षणों को देखने की तुलना में मैं अभी भी अपने जीवन को थोड़ा अधिक महत्व देता हूं। शेन जियाओ वास्तव में वैसी ही उत्कृष्ट है जैसा कि मूल पुस्तक के कथानक में वर्णित था। इसके अलावा इसी वजह से इन 5 वर्षों में मैं पिता और माता जियांग के साथ संपर्क कम से कम रख रहा हूं। मुझे चिंता थी कि बार बार संपर्क करने से उसे कुछ पता चल जाएगा। अगर सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आया तो मेरी 5 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। बस पता नहीं क्यों मूल कथानक के अनुसार
इस समय तक उसे लिन दुआनजी के सामने अपना प्यार कबूल कर लेना चाहिए था और अपना रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह पूरे 5 साल से सिंगल है। मैंने सुना है कि वह दिन रात मेरा अस्थि कलश अपने पास रखती है। जो अनजान है वे हमेशा उसकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वह उस कलश को किसी गुप्त उद्देश्य के लिए रखती है। यह सोचकर मैं कांपने से खुद को नहीं रोक सका। गुप्त रूप से भविष्य में घर से और भी कम संपर्क रखने का संकल्प लिया। अचानक मेरे पीछे बार पर दस्तक की आवाज आई। मैं स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़ा और गहरी आंखों के एक जोड़े से टकरा गया। बारटेंडर, एक मार्गरीटा प्लीज। वह लंबे समय से अनुपस्थित फिर भी परिचित आवाज, साथ ही वे चेहरे के नए नक्श जिन्हें मैंने हजारों दिनों और रातों तक साथ निभाया था, इतने परिचित कि मैं आंखें बंद करके उन्हें उकेर सकता था। मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन कुछ पल के लिए रुक गई, जिसने मुझे अपनी जगह पर सुन्न कर दिया। बारटेंडर, शेन जियाओ ने एक भौं ऊपर उठाई, अपनी आवाज ऊंची करते हुए फिर से पुकारा। मैंने हड़बड़ी में चल रहे फोन कॉल को काट दिया, मन ही मन चिढ़ते हुए। मुझे पता था घर के साथ संपर्क बहुत अधिक बढ़ गया था, उसकी बुद्धिमत्ता के साथ। उसे जल्द या बाद में पता चल ही जाता कि मैं मरा नहीं हूं। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी आ जाएगी, मुझे इतना तैयार नहीं पाएगा। मैंने शांत दिखने की कोशिश की। एक तरफ लटके पारदर्शी पार्टीशन की ओर इशारा किया जिस पर बंद है, क्लोज्ड का साइन था। बोलने से पहले जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। आज छुट्टी है, खुला नहीं है। शेन जियाओ हल्के से हंसी, उस साइन को उठाया और मुझे उसका ऊपर वाला हिस्सा दिखाया, जिससे सामने का हिस्सा व्यापार के लिए खुला, ओपन दिखाई दे रहा था। विडंबना से भरे शब्द। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ग्राहकों की गिनती के लिए बंद वाला हिस्सा बाहर होना चाहिए। मेरी नजर उसके हाथ का पीछा करते हुए उस साइन पर पड़ी जिसे मैंने टांगा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे पलटना भूल गया था। मेरा चेहरा तुरंत शर्मिंदगी से भर गया। फिर मैंने साइन छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, इसे बंद वाले हिस्से को बाहर की तरफ करके दोबारा टांग दिया। अब मिस, आज बार बंद है। अगर आप पीना चाहती हैं तो बेहतर होगा कि कोई और जगह ढूंढ लें। उसे जाने का इशारा देने के बाद मैंने फिर से अपना सिर झुका लिया और खुद को व्यस्त कर लिया। लेकिन बार पर बैठी महिला अब भी वहीं खड़ी थी, जाने से इनकार कर रही थी। जैसे ही मैं हिचकिचाया कि क्या फिर से बोलूं, शेन जियाओ पहले बोली, बारटेंडर, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? मेरा शरीर अचानक अकड़ गया, सफाई की गति रुक गई। मुझे लगा कि मैं लगभग अपने दिल की धड़कन सुन सकता हूं, जो बाहर कूदने के लिए तैयार थी। उसने मेरा चेहरा देख लिया था, अभी निष्कर्ष नहीं निकाल रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने वास्तव में जियांग यिचेन की लाश देखी थी। इसलिए अब वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थी कि मैं वाकई वही हूं या समान दिखने वाला कोई अजनबी। चूंकि मामला ऐसा है, मुझे अपनी शंकाओं को गहरा न करने के लिए शांत रहना चाहिए। यह सोचकर मैं ऊपर देखे बिना हंसने से पहले काफी देर तक चुप रहा। मिस, क्या किसी ने आपसे कहा है? आपकी ये पिकअप लाइन वास्तव में बहुत पुरानी और घिसी पिटी है। नहीं, मैंने कभी किसी और को इस तरह नहीं टोका। शेन जियाओ के उत्तर में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे कि वह तत्काल कुछ साबित करने की कोशिश कर रही हो। मेरा ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित था कि उसे जल्दी से यहां से कैसे भेजा जाए, लेकिन उसकी बातों के अर्थ को नहीं समझ पाया। बस उसे भेजने की कोशिश करता रहा। बेबस होकर वह केवल पीछे हट सकी। तो बारटेंडर, क्या आप कल खुले रहेंगे? यह देखकर कि वह आगे दबाव नहीं डाल रही है, मैंने चुपके से राहत की सांस ली। एक पल के लिए हिचकिचाया। मुझे डर था कि बहुत स्पष्ट रूप से छिपना उसे सतर्क कर देगा, लेकिन अगर मैं नहीं छिपा तो दो इतने समान चेहरों के साथ उसने मुझे यहां तक ट्रैक किया है और वह निश्चित रूप से संदिग्ध होगी। बहुत सोचने के बाद मैंने एक समझौते वाला उत्तर चुना। मेरे मूड पर निर्भर करता है, शायद न खोलूं। स्पष्ट रूप से विनम्र इनकार के शब्द थे, लेकिन शेन जियाओ के कानों में वे किसी प्रकार के संकेत की तरह लग रहे थे। वह अपने आप फिर से बोली, बारटेंडर का मतलब है कि अगर बहुत सारे ग्राहक होंगे तो आप खोलेंगे। यह सुनकर मैंने काफी देर तक खुद को रोके रखा, लेकिन विरोध नहीं कर सका। ऊपर देखा और उस पर एक नजर डाली, फिर जल्दी से अपना सिर झुका लिया। मिस, अगर आप वाकई पीना चाहती हैं तो पास में कई शांत बार और पब हैं। अन्य जगहों पर वह मिल सकता है जो आप चाहती हैं। यहां इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इन 5 वर्षों में वास्तव में क्या हुआ? शेन जियाओ इतनी चिपक्कू क्यों हो गई है? मैंने अपनी आंतरिक चीख को दबा दिया।
उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वह फिर भी मेरा जवाब सुनने के लिए वहीं खड़ी रही। जब तक कि मैंने बेबसी में सिर नहीं हिला दिया, तभी वह मुस्कुराहट के साथ चली गई। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि उसने अचानक यह ड्रामा क्यों शुरू किया। उसकी आकृति को ओझल होते देख मैंने फिर से अपना फोन निकाला। पिता और माता जियांग को फोन किया। उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, ये चेन, क्या हुआ? क्या कोई बात है? शेन जियाओ ने मुझे यहां ढूंढ लिया है। मम्मी और पापा, इन वर्षों में वास्तव में क्या हुआ? मुझे क्यों लग रहा है कि वह बहुत बदल गई है। मैंने इस स्थिति का सामना करते हुए अपना सिर पकड़ लिया। मुझे सिर दर्द के अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। पिता और माता जियांग हिचकिचाते हुए बोलने से पहले थोड़ी देर चुप रहे, यह पूछते हुए कि मैंने अचानक अपनी मौत का नाटक करने का फैसला क्यों किया। 5 साल बाद जब मेरे माता पिता फिर से पूछ रहे थे, मैंने सोचा और कुछ नहीं छिपाया। उन्हें जागृति, अवेकनिंग के बारे में ऐसे बताया जैसे कि यह कोई सपना हो। हैं? शुरुआत में पिता और माता जियांग हमारे साथ रहने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए नहीं कि शेन जियाओ गरीब थी, नहीं यह सोचकर कि वह काफी अच्छी नहीं थी, बस इसलिए कि शेन जियाओ मुझसे प्यार नहीं करती थी। फिर मेरी जबरदस्ती अनिवार्य रूप से दुख की ओर ले जाती, लेकिन मैं उनका लाड प्यार से पाला हुआ बेटा था। वे मेरा अंतिम हश्र कैसे देख सकते थे और मुझे पीड़ित कैसे होने देते? लेकिन मैं तब बस जिद्दी था। एक बार जब मैंने शेन जियाओ पर अपना दिल लगा लिया तो मैं पीछे नहीं हटा, दीवार से टकराने तक वापस नहीं मुड़ा। बाद में मैं वास्तव में उस दीवार से टकरा गया। पता चला कि मेरे माता पिता सही थे। अब उनका नजरिया बदल गया था। फिर भी इन वर्षों में हमने उसे कदम दर कदम वहां पहुंचते देखा है जहां वह आज है। हम महसूस कर सकते हैं कि वह तुम्हें पसंद करती है। अगर यह सिर्फ एक सपना था तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? माता जियांग की बात खत्म ही हुई थी कि पिता जियांग की आवाज आई, हाँ ये चेन। और क्या तुमने नहीं कहा कि उसने तुम्हें ढूंढ लिया है? 5 साल हो गए हैं, वापस आ जाओ। हमें इस कठिन समय से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करने दो। ठीक है, मैंने अभी भी सीधे सहमति नहीं दी। जागृति की बात बहुत बेतुकी लगती है। पिता और माता जियांग का विश्वास न करना मेरी उम्मीदों के भीतर था। जहां तक शेन जियाओ के मुझसे प्यार करने की बात है, मुझे विश्वास नहीं है। हम पूरे 6 साल साथ थे। अगर मैंने शेन जियाओ से प्यार का एक भी निशान महसूस किया होता तो शायद मैंने अपनी मौत का नाटक करना नहीं चुना होता। और अब वह अपने नियत मेल लीड के साथ नहीं रही, बल्कि मेरी राख रखने का फैसला किया। वे कहते हैं कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन कौन जानता है कि क्या वह सिर्फ मेरी फर्जी मौत के कारण अपने रास्ते से भटक गई है और एक दिन फिर से अपने सही रास्ते पर लौट आएगी। उस रात मैं करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। जब भोर हुई तो आखिरकार मुझे धीरे धीरे झपकी आ गई। जब मैं जागा तो पहले से ही दोपहर हो चुकी थी। पता नहीं क्यों यह नींद असाधारण रूप से अच्छी थी, इतनी अच्छी कि मेरी यादें ताजा लग रही थीं। धुंध में एक सपने से जागते हुए मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा साल था। मैं काफी देर तक बिस्तर पर सुस्ती में बैठा रहा। इससे पहले कि मेरी यादें आखिरकार सही जगह पर बैठें, मैं जल्दी से उठा और बार की ओर भागा। शेन जियाओ वास्तव में पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन वह दरवाजे पर अकेली नहीं थी। कुछ नियमित ग्राहक भी बाहर इंतजार कर रहे थे। तार्किक रूप से कहें तो मैंने उन्हें कुछ दिन पहले बताया था कि मैं शायद नहीं खोलूंगा, इसलिए उन्हें नहीं आना चाहिए था। भले ही वे आए हों तो भी केवल कुछ ही होने चाहिए थे। लेकिन अब वे न केवल आए थे, बल्कि इतनी संख्या में आए थे, उसके चारों ओर समूहों में जमा थे, बिना किसी अंदाजे के। मुझे पता था शेन जियाओ ने ही उन्हें बुलाया होगा। शेन जियाओ ने एक नजर में मुझे आते हुए देख लिया। उसके उदास चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ी। उसका लहजा काफी अर्थपूर्ण था। बारटेंडर, आप आखिरकार आ ही गए। जैसे ही मैंने शेन जियाओ को देखा, मैं अचानक जम गया। मेरी अभी अभी व्यवस्थित हुई यादें फिर से बिखर गईं। मेरी आंखों में भ्रम की एक लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल मैं सामान्य हो गया। अन्य ग्राहकों का बारी बारी से अभिवादन करने के बाद मैंने दरवाजा खोलने के लिए चाबियां निकाली। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर गया, उसे तुरंत पीछे आते देख मेरे दिल में एक अकथनीय चिड़चिड़ाहट पैदा हुई। मैंने पहले ही जाने का फैसला कर लिया था। उसके और उसके बचपन के दोस्त के लिए जगह बना दी थी। वह देश में ठीक से क्यों नहीं रह रही थी? लिन दुआनजी के साथ रहने के बजाय वह यहां क्या कर रही थी? ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से ड्रिंक मिक्स करते समय दुकान जल्दी ही जीवंत हो गई। मुझे अपने व्यवहार और भावनाओं पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। अजीब बात है कि जब से शेन जियाओ दिखाई दी है, मेरी यादें एक पल के लिए अस्त व्यस्त हो गई हैं।
मुझे ऐसा भी लगा जैसे मैं खुद नहीं हूं। सौभाग्य से वह भावना लंबे समय तक नहीं रही, लेकिन आखिरकार मैंने इन बदलावों के स्रोत की पुष्टि की। शेन जियाओ बार पर बैठी। उसने कल वाली ही मार्गरीटा का ऑर्डर दिया। मार्गरीटा बनाना मुश्किल नहीं है। जल्द ही मैंने उसके सामने मिक्स ड्रिंक रख दी। मिस, आपकी ड्रिंक। उसने गिलास लिया लेकिन पिया नहीं, बस सीधे मुझे घूरती रही। अचानक बोली, मैं शेन जियाओ हूं। ठीक है मिस शेन। मेरी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, जैसे कि सच में अजनबी हो। बस सिर हिला दिया। मेरी प्रतिक्रिया ने उसे धीरे धीरे धैर्य खोने पर मजबूर कर दिया। शेन जियाओ के अकेले कंट्री सी में आने से पहले उसने पहले ही मेरी जांच कर ली थी। उसने 1 महीने पहले जियांग परिवार में कुछ गलत देखा था। सिवाय पहली बार लाश देखने के, उसने उनमें कभी भी बच्चा खोने का दुख नहीं देखा था। पहले उसने सोचा कि उन्होंने अपने दुख को गहराई में दफन कर दिया है, जब तक कि उसने जियांग परिवार के फंड में यह नहीं पाया कि इन 5 वर्षों में हमेशा विदेश में पैसे भेजे जा रहे थे। जांच करने के बाद उसे पता चला कि जियांग परिवार एक बड़ा राज छिपा रहा है। जियांग येचेन और गु शियान, एक जैसे चेहरे, एक जैसी कदकाठी, समान उम्र। एक गायब हुआ, फिर दूसरा अचानक प्रकट हुआ। यदि केवल एक समानता होती तो यह संयोग हो सकता था, लेकिन एक साथ बहुत सारी समानताओं ने केवल सबसे असंभव उत्तर ही छोड़ा था। वह अपनी आवाज में निश्चितता के साथ बोली, येचेन, तुम कब तक छिपने का इरादा रखते हो? मैंने उसकी ओर देखा, आंखों में भ्रम दिखाते हुए। मिस शेन, क्या आप मुझे किसी और के लिए गलत समझ रही हैं? मेरा नाम गु शियान है। बेशक आप मुझे ब्रूस भी कह सकती हैं। मैंने मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जियांग येचेन होने से इनकार कर दूंगा। वह मेरा क्या कर सकती थी? मेरी पहचान वैसे भी असली है। 5 साल पहले वाली पहले ही रद्द कर दी गई है। अब इस दुनिया में केवल मैं गु शियान ही हूं। शेन जियाओ को मुझसे इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। तुरंत गुस्से में हंस पड़ी। जियांग येचेन, एक अनाथ जिसके कोई माता पिता नहीं, रिश्तेदारों को खोजने के लिए 5 साल पहले कंट्री से आया था। लेकिन इन 5 वर्षों में, हालांकि एक करीबी बुजुर्ग साथ थे, लेकिन वह कंट्री सी से नहीं है। वह कभी कंट्री सी आए भी नहीं, जिसका मतलब है कि आपके इस तथाकथित रिश्तेदार को किसी ने कभी नहीं देखा। और इन वर्षों में आप गुप्त रूप से सबसे अमीर जैंग परिवार के साथ करीबी संपर्क में रहे हैं। हर 6 महीने में वे एक खाते में आपके नाम पर एक बड़ी रकम ट्रांसफर करते हैं। मिस्टर गु, क्या आप इन चीजों को समझा सकते हैं? उसके बयानों को एक एक करके सुनते हुए मैं अपना थूक घोंटे बिना नहीं रह सका। वह इतनी बारीकी से जांच कैसे कर सकती थी? मुझे डर है कि जब हम साथ थे तब उसने मुझ पर इतना ध्यान कभी नहीं दिया था। अब जब मैंने पहचान बदल ली और जाने के लिए मौत का नाटक किया, तब भी उसने मेरी नई पहचान की इतनी बारीकी से जांच की। मैं अकबबूला था। उसके प्रति मेरी नजरें रूखी हो गईं। मिस, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम न तो परिवार हैं और न ही दोस्त। आपको मेरी जांच करने का क्या अधिकार है? मैं कंट्री से क्यों आया और मैं किसके संपर्क में रहा हूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं लगता। शेन जियाओ मेरी बातों से एक पल के लिए अवाक रह गई। थोड़ी देर बाद उसने एक और कारण सोचा। मुझे एक बार जैंग परिवार से दया मिली थी। आपकी हरकतें बहुत संदिग्ध हैं और आपने जैंग परिवार से इतनी बड़ी रकम ली है। मुझे आपके गलत इरादों पर संदेह करने का अधिकार है। उसे लगा कि इससे मैं नरम पड़ जाऊंगा, लेकिन मैंने बस उसे संदेह भरी नजरों से देखा और फिर से उसकी बात काट दी। भले ही मेरे इरादे गलत हों, वह जैंग परिवार का मामला होना चाहिए। वह आपकी चिंता का विषय नहीं लगता। आप किस हैसियत से मुझसे पूछताछ कर रही हैं? एनी और अंकल जैंग की दोस्त के रूप में, या उनके पहले से मृत बेटे के रखे हुए प्रेमी, केप्ट लवर के रूप में? रखे हुए प्रेमी शब्द ने तुरंत शेन जियाओ के दिल को छलनी कर दिया, जिससे उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उसके पतले होंठ कस गए। अंत में मुझे एक गहरी नजर देकर वह बिना एक शब्द कहे मुड़ी और चली गई। उसके पूरे वजूद से एक भारी दबाव झलक रहा था। किसी तरह उसकी पीछे हटती आकृति से मैंने उजाड़पन का एहसास पढ़ा। मैंने अपना मुंह खोला, यह जानते हुए कि मेरे शब्द बहुत कठोर थे, लेकिन अंत में उसे रुकने के लिए नहीं बुलाया। आखिर हमारे 5 साल के साथ में क्या शेन जियाओ ने हमेशा यही नहीं सोचा था? मैंने भुगतान किया और उसने खुद को बेचा। उसने अनगिनत बार ऐसी बातें कही थीं। अब मेरी सहानुभूति पाने के लिए यह दयनीय नाटक क्यों? लेकिन मैं यह भी जानता था कि चूंकि शेन जियाओ ने मुझे ढूंढ लिया था, वह बिल्कुल हार नहीं मानेगी। आज की विफलता के कारण ऐसा लगता है कि अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे कहीं और जाना होगा। अफसोस, इस बार ने
5 साल तक मेरा साथ दिया। अब शेन जियाओ के आने से फिर से खलल पड़ गया। मैं उठा और दरवाजे की ओर चला गया, इस मामले में कि शेन जियाओ शायद अब भी हार न माने और बाहर इंतजार कर रही हो। मैंने घर जाने की योजना नहीं बनाई, इसके बजाय बार का दरवाजा बंद कर दिया और धीरे धीरे ऊपर चला गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि शेन जियाओ यह सब किस लिए कर रही थी। सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कि मैंने उसे पैसों से खरीदा था। लेकिन क्या मैंने बाद में उसकी भरपाई नहीं की थी? और वह खुद मूल रूप से इस पर सहमत हुई थी। एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यवस्था, भले ही वह मुझसे नफरत करती हो। जब मैंने अपनी मौत का नाटक किया था, तभी यह मामला खत्म हो जाना चाहिए था। वह इतनी जिद से मेरा पीछा क्यों कर रही है? मैं इसे समझ नहीं पाया, इसलिए बस इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और गहरी नींद सो गया। बार के बाहर शेन जियाओ वाकई में, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, गई नहीं थी। कार स्टार्ट नहीं हुई थी। वह ड्राइवर की सीट पर बैठी स्टीयरिंग व्हील को देख रही थी। दिल कड़वाहट से भरा था। रखा हुआ प्रेमी मेरे दिल में, क्या वह सच में सिर्फ एक केप्ट लवर थी? अगले दिन बार के ट्रांसफर का नोटिस निकल गया। मैंने अंदर से एक भी चीज नहीं रखी। अगला मालिक भी बार खोलने की योजना बना रहा था, इसलिए मैंने सब कुछ उसे दे दिया। इसकी रफ्तार ने शेन जियाओ को भी हैरान कर दिया। उसने देखा तक नहीं कि मैं कब चला गया, लेकिन इस वजह से वह अपने विचारों के प्रति और भी आश्वस्त हो गई। मैं ज़ैंग यिचिन हूं। मैंने मूल रूप से किसी दूसरे देश में जाने के लिए कंट्री सी छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि हवाई अड्डे पर शेन जियाओ मुझे रोक लेगी। अगर तुम यिचिन नहीं हो तो तुम भाग क्यों रहे हो? आज भी शेन जियाओ को समझ नहीं आता कि मैंने अचानक अपनी मौत का नाटक करने और जाने का फैसला क्यों किया। और उसके सवालों का सामना करते हुए मेरी आंखों में भ्रम की एक लहर दौड़ गई। भागना? मैं क्यों भागूंगा? मैं किससे भाग रहा हूं? मेरा दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। मेरी यादें जैसे आपस में लड़ रही थीं और पुनर्गठित हो रही थीं। कुछ ही पलों में मुझे बहुत पसीना आने लगा, होंठ पीले पड़ गए। इस अचानक बदलाव पर शेन जियाओ का दिल दहल गया। मेरे पैर कमजोर पड़ते देख मैं गिरने ही वाला था। उसने तुरंत मुझे सहारा दिया। अस्पताल जाना चाहा। यिचिन, डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। जैसे ही उसके शब्द गिरे, मेरी सांसें बहुत स्थिर हो गईं। मैंने उसकी ओर सिर हिलाया। मुझे घर जाना है। मुझे ठीक होते देख शेन जियाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन यह सुनकर कि मैं घर जाना चाहता हूं, वह एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। यह नहीं पता था कि मेरा मतलब किस घर से है। मैंने उसकी उलझन देखी, आह भरी, टिकट खिड़की पर गया और घर के लिए अगली फ्लाइट खरीदी। यह देख, शेन जियाओ ने भी एक टिकट खरीद ली। तुम मुझे ढूंढने क्यों आई थी? घर की फ्लाइट में चढ़ने के बाद मैंने आखिरकार अपनी पहचान छिपाना छोड़ दिया, शायद यह महसूस करते हुए भी कि शेन जियाओ ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं कौन हूं। इसके अलावा एक और अधिक महत्वपूर्ण कारण था। साथ ही मैंने अचानक घर लौटने का फैसला क्यों किया? जिस दिन से शेन जियाओ दोबारा प्रकट हुई थी, मेरी यादों को चुपके से बदला जा रहा था। मुझे डर था कि अंततः मैं सच में अपना असली नाम भूल जाऊंगा, अपना अतीत सब कुछ भूल जाऊंगा, अपने माता पिता को भूल जाऊंगा। शेन जियाओ ने मेरी ओर देखा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि वही सवाल पूछा जिसने उसे तब से परेशान किया था, जब से उसे पता चला था कि मैं मरा नहीं हूं। तुमने उस तरह से जाने का विकल्प क्यों चुना? मैंने पहले पूछा था, तुम पहले जवाब दो। मैंने उसकी जिद पर अपनी कनपटियों को रगड़ा। महसूस किया कि मेरा सिर फिर से दर्द करने लगा है। एक लंबी चुप्पी के बाद शेन जियाओ ने आखिरकार हार मान ली। पहले बोली, मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें फिर से देखना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या मेरे बिना तुम खुश थे। इसीलिए तुम अचानक मुझे नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीवन सहन नहीं कर सकती थी। उसका इकबालिया बयान चुप्पी के नीचे छिपा था। जो अंत में निकला वह केवल शब्द थे। शेन जियाओ ठिठक गई। पता नहीं क्यों वह नियंत्रित होने का एहसास फिर से छा गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन एक और शब्द नहीं कह सकी। अन्य यात्रियों की शांत बातचीत मेरे कानों तक पहुंच रही थी, जिससे मुझे पता चला कि मेरी सुनने की क्षमता ठीक थी। फिर भी शेन जियाओ के होंठ बार बार हिल रहे थे। फिर भी मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसी क्षण मुझे अचानक अपनी बदली हुई यादें याद आईं। एक अंतर्दृष्टि की चमक। मुझे हर चीज का असली कारण समझ में आ गया। उपन्यास की दुनिया असली है। हम सभी को अपने निर्धारित रास्तों पर चलना होगा। मेरा अंत मृत्यु है। इसलिए जब मैं गुशियान के रूप में गया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं पहले ही मर चुका हूं। इसलिए जब शेन जियाओ ने मुझे पाया
यह चाहा कि मैं स्वीकार करूं कि मैं जैंग यिचिन हूं, तो मेरी यादें अस्त व्यस्त हो गईं। मैं धीरे धीरे भूलने लगा कि मुझे कौन होना चाहिए और खुद को असली जैंग यिचिन मानने लगा। महिला मुख्य पात्र शेन जियाओ पुरुष मुख्य पात्र के साथ रहने के लिए नियत है, इसलिए वह किसी और के प्यार में नहीं पड़ सकती, किसी और के प्यार में पड़ने में भी असमर्थ है। भले ही वह वास्तव में प्यार में पड़ गई हो, उसे जबरन ठीक कर दिया जाएगा, इसलिए मैं घर लौट सकता हूं। लेकिन हमारे बीच कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि शेन जियाओ की दुनिया में मैं केवल वही हो सकता हूं जो पहले ही मर चुका था। जब विमान उतरा, मैं रुका नहीं। वहां खड़ी शेन जियाओ की ओर मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। शेन जियाओ पीछे भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे शीशे से भरे हुए थे, एक ही जगह पर जम गए, हिलने में असमर्थ। केवल मेरी पीठ को दूर जाते हुए देख सकती थी। अंत में बहती भीड़ में गायब हो गया। जब तक लिन डुआन हवाई अड्डे पर दिखाई नहीं दिया, उसकी ओर हाथ हिलाते हुए, जियाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। क्या तुम इस बिजनेस ट्रिप से मेरे लिए कोई तोहफा लाई हो? शेन जियाओ ने लिन डुआन को देखा, जो इतने लंबे समय से उससे बच रहा था, और अचानक प्रकट हो गया। उसे कुछ बहुत अजीब लगा। फिर उसे अपनी विदेश यात्रा को बिजनेस के रूप में परिभाषित करते हुए और कुशलता से उपहार मांगते हुए सुनकर वह अजीब एहसास और गहरा गया। ये लिन डुआन, ऐसा लगा जैसे 5 साल पहले जब उसे पता चला था कि उसने मुझे फंसाया था और उसने उसे दफा हो जाने को कहा था, उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया था। बिना किसी मरम्मत, प्रक्रिया के एक टूटे हुए घेरे की तरह, फिर भी डरावनी तरह से अपने मूल रूप में लौट आया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था। वह दूसरों की दया पर कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। उसके पैर जो अभी हिल नहीं पा रहे थे, लिन डुआन के पास आते ही धीरे धीरे ढीले हो गए। वह उसकी ओर बढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी। वह समझती दिख रही थी कि मैं तब अचानक क्यों चला गया था, और अब उसने सोचा कि उसे भी कुछ प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। लिन डुआन की बकबक करती आवाज अभी भी उसके कानों के आसपास थी, जिससे उसे सिर फटने जैसा दर्द हो रहा था। अचानक वह रुकी और लिन डुआन की ओर देखा। आवाज ठंडी और बिना किसी भावना के, चुप रहो, क्या तुम शांत नहीं रह सकते? अचानक इतना शोर। उसके डांटने से लिन डुआन के कदम ठिठक गए। उसके चेहरे पर शिकायत का भाव आ गया, लेकिन उसके शब्दों में फिर भी चिंता दिख रही थी। बहन जियाओ, क्या हुआ? क्या तुम बहुत थक गई हो? तो चलो जल्दी वापस चलते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे झटक दिया। उसने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। हवाई अड्डे के बाहर इंतजार कर रहे ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला। कार में बैठते ही उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अपने बगल में बात करने की कोशिश कर रहे लिन डुआन को नजरअंदाज करते हुए उसने उसकी शिकायत नहीं देखी। स्वाभाविक रूप से उस शिकायत के नीचे छिपी कड़वाहट पर ध्यान नहीं दिया। सब उस जैंग यिचिन की वजह से है, जो मरने के बाद भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रहा। जब से मैं मरा, शेन जियाओ ने हमेशा उसके साथ इतनी बेरुखी से व्यवहार किया, लेकिन जाहिर है कि उससे पहले उसने कभी उसके करीब आने का विरोध नहीं किया था। जाहिर है कि उससे पहले वह महसूस कर सकता था कि वह उसके लिए पूरी तरह से भावनाओं के बिना नहीं थी। उसने सच में सोचा था कि जैंग यिचिन उसकी मदद कर रहा था। कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके ऐसे इरादे थे, यह चाहते हुए कि कोई भी खुश न रहे। सोचने के बाद लिन डुआन ने असहाय महसूस किया। वह मुझसे नफरत करता था, लेकिन तो क्या, मैं तो मर चुका हूं। मैं शेन जियाओ के दिल में अछूती सफेद चांदनी, व्हाइट मूनलाइट बन गया, और लिन डुआन मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह गलत था। कार शेन जियाओ के विला के प्रवेश द्वार पर रुकी, लेकिन वह घर नहीं गई। इसके बजाय सीधे दूसरी दिशा में चल दी। लिन डुआन दंग रह गया। पीछे चलने के लिए जल्दी से बाहर निकला। बहन जियाओ, तुम कहां जा रही हो? शेन जियाओ आगे चलते हुए न तो उसका इंतजार किया और न ही उसके सवाल का जवाब दिया। लिन डुआन केवल अनमने ढंग से पीछे पीछे चल सका, लेकिन जैसे जैसे वे चले उसने कुछ गड़बड़ देखी। वह जैंग परिवार की ओर जा रही थी। लेकिन जब से मैं मरा, जैंग परिवार के साथ शेन जियाओ के रिश्ते तेजी से बिगड़ गए। वह फिर कभी जैंग परिवार से मिलने नहीं गई। आज वह अभी बिजनेस से लौटी है। अचानक जैंग परिवार से क्यों मिलना चाहती है? शेन जियाओ का विला और जैंग घर हालांकि विपरीत दिशाओं में थे, लेकिन बहुत दूर नहीं थे, इसलिए वे ज्यादा देर तक नहीं चले। जैंग विला के लिविंग रूम में पहुंचते ही मैं पहले ही घर पहुंच चुका था। पिता और माता जैंग मुझे घेरे हुए थे।
कंट्री सी में मेरे 5 साल के बारे में पूछ रहे थे। मैंने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने नौकर के जवाब देने जाने पर हैरान होकर पीछे देखा। बाहर कौन था यह देखकर नौकर एक पल के लिए हिचकिचाया। शेन जियाओ को परवाह नहीं थी, सीधे अंदर घुस गई। शेन जियाओ अंदर चली गई। लिन डुआन स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं छूटेगा। पीछे पीछे दौड़ते हुए नौकर पागलों की तरह पीछे भागा, लेकिन स्पष्ट उद्देश्य वाले उन दोनों को रोक नहीं सका। लिविंग रूम का दरवाजा अचानक खुला। मैंने सहज रूप से अपना सिर घुमाया। ठीक उसी समय शेन जियाओ और लिन डुआन की नजरों से मेरी नजरें मिलीं। तुम मरे नहीं हो। मेरा चेहरा देखते ही लिन डुआन अपना सदमा रोक नहीं पाया, जोर से चिल्लाया, लेकिन तुरंत ही उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। तो यह उसकी पूरी असली योजना थी। पहले यह कहना कि वह मुझे शेन जियाओ के साथ मिलाएगा ताकि मुझे शांत कर सके, फिर मौत का नाटक करना और चले जाना, शेन जियाओ के दिल में अपनी जगह पक्की करना, फिर वापस आने के लिए सही समय चुनना। इस तरह वह पूरी तरह से शेन जियाओ को चुरा सकता था। लिन डुआन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों का जहर मुश्किल से दबा हुआ था और उसकी साफ नजर ने स्वाभाविक रूप से पिता और माता जैंग का ध्यान खींचा, जिससे वे अनैच्छिक रूप से अपनी भौहें सिकोड़ने लगे। पीछे भागता हुआ नौकर सबको लिविंग रूम में पहले से ही मिला हुआ देखकर बार बार माफी मांगने लगा। मालिक, मैडम। वे बस सीधे अंदर घुस आए। हम सच में उन्हें रोक नहीं सके। माँ जैंग ने हाथ हिलाया, नौकर को हट जाने का इशारा किया। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से लिविंग रूम से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही मैंने उनकी ओर देखा। स्वर अप्रसन्न था। मिस शेन और मिस्टर लिन, काफी प्रभावशाली प्रवेश है। हैरानी है कि आप दोनों का एक निजी आवास में घुसने का क्या इरादा है। शेन जियाओ जानती थी कि उसका व्यवहार अभद्र था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने नौकरों के ऐलान का इंतजार किया तो शायद उसे मुझसे मिलने का मौका न मिले। केवल पहले माफी मांग सकी। सॉरी येचिन, लेकिन मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूं और कुछ इरादा नहीं है। खुद को समझाने के बाद लिन डुआन को याद करते हुए जो उसके पीछे आया था, वह अपनी कनपटियों को छिड़छिड़ाहट से दबाए बिना नहीं रह सकी। पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि लिन डुआन कुत्ते की खाल के प्लास्टर जैसा था, जो चाहे वह कहीं भी जाए छूटता नहीं था। उसे करीब से पीछे आना ही था। वह उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अधीरता की चमक थी। तुम मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? क्या तुम्हारे पास करने के लिए अपनी चीजें नहीं हैं? एक बार फिर उसके द्वारा बाहर किए जाने पर लिन डुआन को फिर से बुरा लगने लगा। वह बस उसे बहुत पसंद करता था, उसे खोने से बहुत डरता था, लेकिन वह उसे पीछे आने तक क्यों नहीं देती थी? वे सालों पहले बचपन के साथी थे। क्या वह हमेशा उसका पक्ष नहीं लेती थी? लेकिन क्या इससे शेन जियाओ उससे और नफरत नहीं करने लगी? लिन डुआन आखिरकार खुद ही पहले लिविंग रूम से बाहर निकल गया, लेकिन जैंग विला नहीं छोड़ा। वह प्रवेश द्वार पर बिना किसी उद्देश्य के भटकने लगा, यह सोचकर कि जब वे बात खत्म करेंगे तो वह उसे तुरंत देख सकेगा। अंदर पिता और माता जैंग ने एक दूसरे को देखा, फिर हमें सामने खड़ा देखा। गतिरोध में मैं और शेन जियाओ, हम में से कोई नहीं बोला। अंत में पिता जैंग हल्के से खांसे, जिससे पूरी तरह जमी हुई हवा टूट गई। हमें ऊपर कुछ काम है। तुम दोनों युवा, जो भी मुद्दे हों, बस बैठकर ठीक से बात करो। हमेशा लड़ो और नखरे मत दिखाओ। बिना हमारे जवाब का इंतजार किए वे उठे और ऊपर चले गए। विशाल लिविंग रूम में सिर्फ हम दो रह गए। एक लंबी चुप्पी के बाद आखिरकार शेन जियाओ बोली, येचिन, लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया मैंने बीच में ही टोक दिया। जो भी हो, बस कह दो, मैं वही था जिसने तुम्हें खरीदा था। तुमने हमेशा मुझे वह ठंडा चेहरा दिखाया। अब अनुबंध खत्म हो गया है। हमने अपने रिश्ते को तोड़ दिया है। हम इतनी जान पहचान के लिए पर्याप्त करीब नहीं लगते। इसके अलावा मैं पहले ही मर चुका हूं। मेरे शब्दों में सब कुछ सुनकर, जो स्पष्ट सीमाएं खींचने की इच्छा को प्रकट कर रहा था, शेन जियाओ ने अपने दिल के दर्द को मुंह में फैलती कड़वाहट के रूप में महसूस किया। शब्द उसके गले में अनगिनत बार लड़खड़ाए। उसने आखिरकार एक वाक्य निकाला, येचिन, अतीत में मैं उस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए बहुत जिद्दी थी जो अपमानजनक तरीके से शुरू हुआ था। जब तक कि तुम्हारी मौत की खबर नहीं सुनी, मुझे आखिरकार समझ आया कि मैं कितनी मूर्ख थी। लेकिन येचिन, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूं। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब मैंने टोक दिया, तुम मुझे पसंद करती हो तो फिर क्या? परिचित संबोधन को सही करने में विफल रहने के बाद मैंने आखिरकार इस विषय को छोड़ने का फैसला किया और सीधे उसके विषय के साथ जारी रखा। शेन जियाओ दंग रह गई। समझ नहीं पाई कि मेरे सवाल का क्या मतलब था।
जबकि मैंने बस चेहरा ठंडा रखा। आवाज भावना रहित थी। मेरा शेन जियाओ के साथ उलझना, हमारा केवल एक ही अंत होगा, मृत्यु। शेन जियाओ, मुझे विश्वास नहीं है कि तुमने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। विमान में जो हुआ वह स्पष्ट है, लेकिन मेरा मानना है कि भले ही मुझे जागृत स्मृति का वह हिस्सा न पता हो, भले ही मैंने अभी तक ध्यान न दिया हो कि जिस समय मैं लगभग बेहोश हो गया था वह इसलिए था क्योंकि मेरी यादें भ्रमित थीं। उसकी आवाज का खो जाना मुझे समझाने के लिए काफी था। इस दुनिया में निश्चित रूप से समस्या है। शेन जियाओ को याद आया कि उसने एक बार जिसे खुल्लम खुल्ला नियंत्रण कहा जा सकता है महसूस किया था। उसने अपने होंठ हिलाए लेकिन अवाक रही। उसने वास्तव में ध्यान दिया था, लेकिन वह भाग्य को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसके पास कोई है जिसे वह पसंद करती है। वह नियंत्रित होकर दूसरे सफर पर नहीं चलना चाहती। मेरे बिना। उसने बस एक शब्द पुकारा जब उसे याद आया कि मैंने अभी क्या कहा था। मेरा शेन जियाओ के साथ उलझना केवल मृत्यु की ओर ले जाता है। खुद को संबोधन बदलने के लिए मजबूर किया, दृढ़ संकल्प से भरी आंखों से मेरी ओर देखते हुए। यिचिन, मेरा इंतजार करो। मैं बिना किसी बाधा के तुम तक पहुंचने का रास्ता निकाल लूंगी। जब वह दिन आएगा तो कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। मैंने उसे यह साहसी घोषणा करते देखा, दंग और अवाक। कोई उन्हें रोक नहीं सकता। क्या ऐसा दिन वाकई आएगा? कथानक द्वारा नियंत्रित नहीं, मिटाई गई यादों द्वारा नहीं, मुझे किसी और के प्यार में पड़ते हुए असहाय होकर देखते हुए नहीं। मैंने एक बार सोचा था कि मैंने ऐसे अंत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब शेन जियाओ ने यह शब्द कहे तो मेरे दिल में अनियंत्रित रूप से उम्मीद की एक किरण जागी। मैंने उसे यह कहकर मुड़ते और बाहर जाते देखा। आखिरकार अपना सिर कुछ उदासी से झुका लिया। वह शेन जियाओ है। उसने मेरा बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, फिर भी अभी भी पुष्टि नहीं कर सकती कि वह वास्तव में मुझसे प्यार करती है या वह बस जुनून को प्यार समझ रही है। वरना मैंने उसकी मेरे लिए भावनाओं को एक बार भी महसूस क्यों नहीं किया? मैं खुद से बुदबुदाया। जब शेन जियाओ लिविंग रूम से बाहर निकली, लिन डुआन गैरेज की दिशा से वापस आ रहा था। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, उसकी सांसें अनैच्छिक रूप से थम गईं। उसने कुछ देखा तो नहीं होगा ना? यह सोचते हुए उसकी नजरें भारी हो गईं। उसके और गैरेज के बीच आगे पीछे घूम रही थीं, आंखें सिकुड़ रही थीं। तुम क्या कर रहे थे? मैं क्या कर सकता हूं? बस थोड़ा बोरियत महसूस हुई, इसलिए थोड़ा इधर उधर टहलने लगा। उसने अपराधी की तरह अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाए। इनकार करते हुए घबराहट में हंस पड़ा। समझाने के बाद विषय बदलने के लिए एक और कारण ढूंढ लिया। बहन जियाओ, क्या तुम्हारी भाई यिचिन से बात हो गई? देर हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए। मेरा जिक्र करते हुए लिन डुआन बोलने में हिचकिचाया। उसने भी तब मेरी लाश देखी थी। हालांकि 3 दिन और रातों तक समुद्र के पानी में भीगे रहने से लाश कुछ हद तक पहचानने योग्य नहीं थी, लेकिन इस वजह से उस चेहरे की उस पर गहरी छाप थी। वह निश्चित रूप से मैं ही था। लेकिन अगर वह लाश मैं था तो अभी विला में वह व्यक्ति कौन था? सच में भूत तो नहीं हो सकता था। मौत से ऐसी बेतुकी वापसी। बहन जियाओ, क्या भाई यिचिन 5 साल पहले ही नहीं तो अभी वह व्यक्ति कौन था? शेन जियाओ ने बस उसकी ओर एक नजर डाली और फिर विला के बाहर की ओर चल दी। जब उसने उसे पकड़ा तो उसने उसे चेतावनी भरी नजर दी। वह जैंग यिचिन नहीं है। वह जैंग परिवार का गोद लिया हुआ बेटा है जिसका नाम गु शियान है। लिन डुआन, बेहतर होगा कि तुम अपनी छोटी मोटी साजिशें दूर रखो। अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ भी हुआ तो न केवल जैंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बल्कि मैं भी नहीं। लिन डुआन, तुम जानते हो मैं इसके काबिल हूं। लिन डुआन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। चेहरे पर खुशामद भरी मुस्कान थी। बहन जियाओ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो।